नमस्कार साथियों, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रूसो व होब्स के संदर्भ में। इससे पूर्व हम बात कर चुके हैं रूसो के संदर्भ में और होब्स के संदर्भ में, लॉक के संदर्भ में, मैकियावेली के संदर्भ में, प्लेटो के संदर्भ में, अरस्तु के संदर्भ में। इन सभी के संदर्भ में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, बीए थर्ड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है उसमें पॉलिटिकल साइंस में यह आज हम पढ़ेंगे रूसो व होब्स की तुलनात्मक अध्ययन। हम यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन करने से पूर्व इनके संदर्भ में एक कथन कहा गया है जो एक विचारक है C.E. वाहन, इनके द्वारा कहा गया था कि रूसो का प्रभु सत्ताधारी होब्स का लेव्याथन है जिसका शीश काट दिया गया है। यानी इनका कहना था कि जो होब्स का लेव्याथन था, होब्स का जो लेव्याथन था उसका सिर काट दिया गया है। किसके द्वारा? रूसो के द्वारा। ये कथन किसका था? C.E. वाहन, यानी उनका ये कथन था। उसी संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे विस्तृत। देखिए, हम पहले इस पंक्ति को समझने से पूर्व हमें यह पता होना चाहिए कि होब्स का लेव्याथन कैसा था। हम जबकि पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं कि होब्स का लेव्याथन एक सर्वोच्च एवं निरंकुश शासक था। उनकी लेव्याथन एक पुस्तक थी जो कि 1751 में लिखी गई थी। देखिए, हम बात करें होब्स के संदर्भ में तो होब्स ने कहा कि मेरा शासक एक ऐसा शासक होगा जो सर्वोच्च होगा, वह सबको आदेश दे सकता है, वह निरंकुश होगा, प्रजा पर अपनी मनमानी कर सकता है लेकिन प्रजा विरोध नहीं करेगी। प्रजा किसी भी प्रकार से शासक का विरोध नहीं करेगी। सिर्फ प्रजा को उसने किसका अधिकार दिया? आत्मरक्षा का अधिकार दिया। आत्मरक्षा का अधिकार किसने दिया? होब्स ने दिया। होब्स के बारे में बात करें हम तो होब्स का जो शासक था वह एक निरंकुश, संप्रभु और स्थायी शासक था। उसने प्रजा से सारी शक्तियाँ छीन ली, यानी कि उसके सामाजिक समझौते के माध्यम से प्राप्त कर ली। हम कहें होब्स के संदर्भ में तो होब्स सामाजिक समझौते का भागीदार नहीं था, उसका क्या था? एक परिणाम था। होब्स ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया, होब्स ने संप्रभु शब्द का प्रयोग किया है। होब्स ने अपने जो संप्रभु शासक बनाया उसकी बहुत सारी विशेषताएं बताई, जिसके बारे में हम होब्स पढ़े थे तब चर्चा कर चुके हैं। होब्स का सामाजिक समझौते की विशेषता भी हम पढ़ चुके हैं। उसी प्रकार से हम बात करें रूसो के संदर्भ में तो रूसो ने भी अपना जो सामाजिक समझौता दिया वो दैवीय सिद्धांत और प्राकृतिक सिद्धांत का खंडन करता है। देखिए, हम बात करें रूसो और होब्स के संदर्भ में तो दोनों ही क्या थे? सामाजिक समझौतावादी विचारक थे। दोनों ही किस प्रकार के थे? सामाजिक समझौतावादी विचारक। देखिए, हम बात करते हैं होब्स और रूसो में समानताएं के संदर्भ में कि इनमें कौन कौन सी समानताएं पाई गई है। इन दोनों में, होब्स व रूसो में, किस प्रकार दो
किस प्रकार की समानताएं पाई गई है। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, इस पंक्ति को यहाँ पे विचारक को भी हटा सकते हैं और डायरेक्ट दे सकते हैं। रूसों का प्रभु सत्ताधारी होब्स का लेवियाथन है जिसका शीश काट दिया गया है। इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या इस पंक्ति का विवेचना कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपको क्या करना होता है कि होब्स व रूसों में समानताएं व असमानताओं का वर्णन करके अंतिम निष्कर्ष देना पड़ता है। तो हम बात करें यहाँ पर समानताओं के संदर्भ में हम बात करें होब्स व रूसों के संदर्भ में, तो पहली समानता क्या है? राज्य निरंकुश। क्योंकि होब्स का राज्य, होब्स का शासक किस प्रकार का शासक था? होब्स का शासक था एक निरंकुश शासक था, क्योंकि होब्स ने अपने शासक को सभी प्रकार की शक्तियाँ दे दी, सभी प्रकार के अधिकार दे दिए। प्रजा में कोई अधिकार रहे क्या? नहीं रहे। प्रजा के पास कुछ भी अधिकार नहीं रहे। प्रजा ने अपने समस्त अधिकार, स्वतंत्रताएं, समानताएं, न्याय सबके किसको दे दिया? अपने शासक को सौंप दिया। शासक को सौंपने के बाद में शासक का कार्य होता है केवल और केवल उन्हें भय से मुक्त कराना। ये किसके अनुसार है? होब्स के अनुसार। यानी होब्स का जो शासक होता है वो किस प्रकार का शासक होता है? एक निरंकुश प्रवृत्ति का शासक होता है। उसी प्रकार से हम बात करें रूसों के संदर्भ में, उसी प्रकार से हम बात करें रूसों के संदर्भ में, तो रूसों ने भी अपनी जो सामान्य इच्छा दी, रूसों ने भी अपनी जो सामान्य इच्छा दी, उसमें क्या हुआ कि रूसों की जो सामान्य इच्छा थी वो किस प्रकार की इच्छा थी? वो एक निरंकुश प्रकार की इच्छा थी, क्योंकि रूसों ने सामान्य इच्छा को किस प्रकार दिया? अपनी सारी शक्ति दी, जो जनता के ऊपर सर्वोच्च थी, और सर्वोच्च होने के कारण वो किस प्रकार की थी? वो एक संप्रभु शक्ति थी, संप्रभु इच्छा थी, ना कि वो एक यथार्थ इच्छा थी। जिस प्रकार से हमने बात की रूसों के संदर्भ में, जिस प्रकार से हमने बात की रूसों के संदर्भ में कि रूसों की जो सामान्य इच्छा थी वह सर्वोच्च जनता की सारे समाज में रहने वाली क्या थी? इच्छा। यानी वो किस पे आधारित थी? परार्थ पे आधारित थी, वो परोपकारी थी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि रूसों की जो सर्वोच्च सामान्य इच्छा वो क्या थी? एक संप्रभु इच्छा थी, एक निरंकुश इच्छा थी, क्योंकि उसको आदेश देने वाला कोई भी नहीं था। वो जनता के ऊपर शासन करने वाली एक इच्छा थी। क्योंकि रूसों ने क्या कहा कि सामान्य इच्छा संपूर्ण समाज में निवास करती है, सामान्य इच्छा सबकी इच्छा होती है, और वो सामान्य इच्छा किसको प्राप्त है? वो एक शासक को प्राप्त है। शासक को प्राप्त होने के कारण क्या होता है कि वो सामान्य इच्छा एक निरंकुश शासक की इच्छा होती है। इसी प्रकार से हम बात करें अगली जो समानता है होब्स व रूसों के संदर्भ में, तो उसके बारे में हम बात करें तो वह सर्वोच्च और संप्रभु। देखिए होब्स का जो शासक था वो क्या था? एक सर्वोच्च शासक था। होब्स का शासक किस प्रकार का था? सर्वोच्च था, सबसे ऊपर था। यानी सभी व्यक्तियों के ऊपर कौन था? होब्स का एक शासक, निरंकुश शासक, जिसे सामाजिक समझौते के माध्यम से हमने सर्वोच्च स्थापित किया। वह किसका शासक था? वह होब्स का शासक था। इसी प्रकार से हम बात करें संप्रभुता के संदर्भ में, संप्रभु के संदर्भ में, तो संप्रभु कौन होता है? संप्रभु वो होता है जिसको कोई आदेश नहीं दे सकता,
वह सबको आदेश तो दे सकता है, लेकिन किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता हो, वह संप्रभु होता है। और संप्रभु कौन होगा? होप्स का ही शासक होगा, क्योंकि होप्स के शासक को कोई भी आदेश नहीं दे सकता, किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि होप्स का शासक किस प्रकार का शासक होगा? सर्वोच्च और संप्रभु वाला होगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं रूसो के संदर्भ में। देखिए रूसो भी अपनी सामान्य इच्छा के आधार पर शासक को किस प्रकार स्थापित करने की कोशिश किया। रूसो ने भी अपनी सामान्य की इच्छा के आधार पर शासक को सर्वोच्च और संप्रभु बनाने की कोशिश की। उन्होंने सामान्य इच्छा की विशेषता भी बताई कि मेरी सामान्य इच्छा कैसी होगी? मेरी सामान्य इच्छा सर्वोच्च और संप्रभु होगी। इसी प्रकार से हम बात करें आगे होप्स व रूसो की तीसरी समानता के बारे में, तो वो क्या है? अखंडता। देखिए अखंडता के बारे में हम बात करें तो दोनों में इस प्रकार की भी समानता पाई जाती है, क्योंकि रूसो ने कहा कि मेरी जो सामान्य इच्छा होगी उसका कोई विभाजित नहीं कर सकता, उसका कोई खंडन नहीं कर सकता, उसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता। इसी प्रकार से होप्स ने भी कहा कि जो मेरा संप्रभु शासक होगा उसका विभाजन नहीं कर सकता। अगर उसका विभाजन होते हैं तो वह समझौता समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करें अखंड के बारे में, तो दोनों में ये समानताएं देखने को मिलती है। होप्स हो चाहे रूसो हो, दोनों ही जो संप्रभुता के समानता का सिद्धांत देते हैं, क्योंकि दोनों ही समानता पे बल देते हैं, दोनों ही अखंडता पे बल देते हैं, क्योंकि दोनों ही टुकड़ा करने पर बल देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि होप्स व रूसो में भी यह एक समानता पाई गई है। इसी प्रकार हम बात करें चौथी विशेषता के बारे में, दोनों शासकों के बारे में, यानी कि होप्स का शासक और रूसो का शासक दोनों में ही ये क्या समानता होगी? स्थायीपन होगा। देखिए बात करते हैं होप्स के संदर्भ में। होप्स ने कहा अगर मेरा समझौता टूटता है तो टूटने के बाद में कहाँ पे पहुँच जाएगा? अंतिम चरण में पहुँच जाएगा, फिर से प्राकृतिक अवस्था में पहुँच जाएगा। तो मेरा समझौता किस प्रकार का समझौता होगा? एक स्थायी समझौता होगा। ये किसने कहा? ये होप्स ने कहा। होप्स का मानना था कि मेरा समझौता किस प्रकार का समझौता होगा? मेरा समझौता एक स्थायी समझौता होगा। और स्थायी समझौता किसका होगा? होप्स के अनुसार इसका जो समझौता होगा, सामाजिक समझौता होगा, वो एक स्थायी होगा, उसके टुकड़े नहीं किया जा सकता, उस स्थायी समझौते को तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ने का अर्थ होता है कि वह पुनः प्राकृतिक अवस्था में लौट जाएगा, और प्राकृतिक अवस्था में लौटने के बाद में क्या होगा? मनुष्य वापस क्या हो जाएगा? पशु तुल्य हो जाएगा। यह किसका मानना था? होप्स का मानना था। इसी प्रकार हम बात करें रूसो के संदर्भ में, तो रूसो ने भी कहा कि मेरा अगर सामाजिक समझौता तोड़ा जाता है तो पुनः वापस कहाँ लौट जाएंगे? प्राकृतिक अवस्था में। प्राकृतिक अवस्था के तीसरे चरण में पहुंच जाएंगे। वहाँ पर फिर से विज्ञान का आविष्कार होगा, और फिर से क्या? यथार्थ इच्छा का अधिक से अधिक प्रभाव पड़ेगा। अगर यथार्थ इच्छा अधिक होती है तो क्या होगा? अगर यथार्थ इच्छा अधिक होगी तो क्या स्थायीपन रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ना तो किसी प्रकार का स्थायीपन रह पाएगा, और ना ही किसी प्रकार का क्या होगा? अस्तित्व रह पाएगा सामाजिक समझौते का। इसी प्रकार से हम बात करते हैं होप्स और रूसो के संदर्भ में, तो रूसो ने कहा कि मेरा जो संप्रभु होगा, मेरी जो सामान्य इच्छा होगी, वो किसी को भी नहीं दी जा सकती, ना किसी को दी जा सकती। इसी प्रकार होप्स ने भी कहा, होप्स ने कहा कि जो मेरा संप्रभु शासक होगा, मेरा जो शासक होगा,
वो किसी को भी संप्रभुता नहीं दे सकता, किसी भी प्रकार से किसी को क्या नहीं दे सकता, संप्रभुता नहीं दे सकता। अगर वो संप्रभुता देता है तो क्या होगा, सामाजिक समझौते का उल्लंघन होगा, और सामाजिक समझौते का उल्लंघन होने पर क्या होगा कि सामाजिक समझौता टूट जाएगा, और टूटने के बाद में होब्स का जो सामाजिक समझौता है वो समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बात करते हैं होब्स और रूसो की अगली समानता के बारे में। देखिए, दोनों का जो राज्य होता है, होब्स हो चाहे रूसो हो, दोनों का जो राज्य होगा वो किस प्रकार का राज्य होगा, एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा। दोनों का जो राज्य है किस प्रकार का राज्य है, लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य क्यों है, क्योंकि उन्होंने शासक का कार्य क्या बताया है, इन्होंने शासक से कहा कि मेरा शासक कैसा होगा, एक लोक कल्याणकारी होगा। जैसे कि रूसों के अनुसार जो सामान्य इच्छा होती है, जो परोपकारी इच्छा होती है, वो किस प्रकार की होती है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। उसी प्रकार से होब्स का भी मानना था कि भय को दूर करके लोगों का विकास किया जाए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। इसी प्रकार हम होब्स और रूसो के संदर्भ में अगली समानता के बारे में बात करें तो अगली समानता कौन सी होगी कि दोनों ने सामाजिक समझौते की बात की। दोनों ने किसकी बात की, दोनों ने सामाजिक समझौते के बारे में बात की। देखिए, दोनों ने सामाजिक समझौते के बारे में बात की। दोनों ही प्राकृतिक समझौता या प्राकृतिक से राज्य की उत्पत्ति, ईश्वर द्वारा राज्य की उत्पत्ति, उसका खंडन करते हैं। दोनों ही होब्स हो चाहे रूसो हो, दोनों ही सामाजिक समझौते का समर्थन करते हैं। होब्स व रूसो दोनों का ही मानना है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है, राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के द्वारा हुई है, यानी मानव के द्वारा हुई है, ना कि कोई विकासवादी सिद्धांत से हुई है, ना ही किसी प्रकार से ऐतिहासिक रूप से हुई है। जो समझौता हुआ है वो सामाजिक समझौते के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं होब्स व रूसो की असमानता के बारे में, यानी कि उनमें क्या क्या अंतर है। देखिए, हम बात करें असमानता और अंतर के संदर्भ में तो पहली असमानता और अंतर है, होब्स का राज्य यांत्रिक राज्य, जबकि रूसो का समझौता किस प्रकार है, एक आंगिक है। आंगिक का अर्थ होगा उन्होंने मनुष्य को क्या माना, उन्होंने मनुष्य को राज्य माना और अनेक संस्थाओं को क्या माना, उसके अंग माना। जबकि जो इनका समझौता था होब्स का, वो किस प्रकार का समझौता था, वो एक यांत्रिक समझौता था। उन्होंने मनुष्य को एक यंत्र के भांति कहा कि सिर्फ मनुष्य का कार्य क्या है, प्रजा का कार्य क्या है, शासक की आज्ञाओं का पालन करना, एक यंत्र के भांति उन्होंने बताया। जबकि यहाँ पर रूसो था, उन्होंने जो संप्रभुता दी वो किसको दी, प्रजा को दी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रूसो था उसका जो सिद्धांत था वो एक लोक कल्याणकारी था, लेकिन यहाँ पर होब्स का जो राज्य था उसमें एक यांत्रिक प्रकार से था, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को ही क्या मान लिया, एक यंत्र मान लिया। उन्होंने कहा कि जनता के पास और प्रजा के पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता, उनके पास सिर्फ किस प्रकार का होता है, आत्मरक्षा का अधिकार होता है। किस प्रकार का अधिकार होता है, आत्मरक्षा का अधिकार होता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा का अधिकार होता है। उसे सिर्फ शासक का क्या करना पड़ता है, आज्ञाओं का पालन करना पड़ता है। वो उसका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं कर सकता, ना ही कोई किसी प्रकार की क्रांति कर सकता। ये किसका मानना था, ये होब्स का मानना था।
जबकि हम बात करें रूसो के संदर्भ में तो रूसो ने क्या कहा कि संप्रभुता समाज में निवास करती है। अगर संप्रभुता ही समाज में निवास करेगी तो क्या कोई बलपूर्वक कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई अत्याचार कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि रूसो किस सिद्धांत पर बल देता है? रूसो लोकप्रिय शासन पे बल देता है, रूसो लोकप्रिय संप्रभुता पे बल देता है। इस प्रकार से हम बात करें लोकप्रिय लोकतंत्र के बारे में तो वह किसका सिद्धांत था? वह रूसो का सिद्धांत था। हम बात करें अगले अंतर के बारे में होब्स व रूसो के संदर्भ में। देखिए, होब्स केवल शक्ति पे बल देता है, रूसो न्याय व नैतिकता पे बल देता है। देखिए होब्स ने क्या किया? होब्स ने शासक को सारी शक्तियां सौंप दी। जो होब्स का सामाजिक समझौता होता है उसमें व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होने के बाद में समझौता करते हैं कि हम हमारी शक्तियों को किसको सौंप रहे हैं? शासक को। देखिए, हमने आपको पिछली कक्षा में भी बताया था कि होब्स का जो सामाजिक समझौता होता है वो किस प्रकार से होता है। वहाँ पर एक व्यक्ति आता है और खड़ा होकर के बोलता है कि मैं अपनी सारी शक्तियों को इसे सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त है कि आप भी मेरी तरह आप सब अपनी शक्तियों को इस शासक को सौंप दें। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं, होब्स केवल शक्ति पर बल देता है और रूसो न्याय व नैतिकता पर बल देता है। देखिए, हम आगे बात करते हैं, होब्स का संप्रभु कुछ व्यक्तियों में होता है। होब्स का संप्रभु कुछ व्यक्तियों में होता है, जबकि रूसो का संप्रभु संपूर्ण समाज में होता है। देखिए, यहाँ पर होब्स का जो संप्रभु होता है वह एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में होता है। एक जो समिति होती है उसमें होता है, एक कमेटी में, या फिर कुछ व्यक्ति के अलावा एक व्यक्ति में भी इसका संप्रभु हो सकता है। जबकि हम बात करें रूसो के संदर्भ में तो रूसो ने क्या किया? जो संप्रभुता थी उसको संपूर्ण समाज में दे दिया। इसी प्रकार से हम बात करते हैं होब्स के संप्रभु के संबंध में। देखिए, ये इनमें प्रमुख अंतर पाए गए हैं। पहला अंतर है यांत्रिक रूप से, इसका आंगिक रूप से होब्स का केवल शक्ति पे बल देता है, रूसो का न्याय व नैतिकता पे बल देता है। इसी प्रकार से हम बात करें इसकी चौथी असमानता के बारे में, 4 नंबर की असमानता के बारे में, तो होब्स का संप्रभु न्याय, विधि निर्माता, कार्यपालिका, इन सभी को एक ही व्यक्ति, एक ही संस्था को ये कार्य सौंपता है। जबकि हम बात करें रूसो के संदर्भ में तो रूसो ने अपने संप्रभु शासक को सिर्फ एक कार्य दिया। कौन सा कार्य दिया? विधि का निर्माण करने का कार्य। कौन सा कार्य दिया? केवल और केवल विधि का निर्माता होगा। किसका निर्माता होगा? इसका संप्रभु विधि का निर्माता होगा। इसी प्रकार से हम बात करें होब्स के संदर्भ में तो होब्स ने कहा, मेरा संप्रभु किस प्रकार का संप्रभु होगा? जिसके पास न्याय, विधि व कार्यपालिका जैसी सभी शक्तियाँ होगी, लेकिन इसके रूसो के जो संप्रभु है उसके पास ये नहीं होती। उसके पास सिर्फ कौन सी होती है? विधि निर्माण की। किस प्रकार की होती है? विधि निर्माण की। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अगले अंतर के बारे में। होब्स के जो संप्रभु है उस पर अंकुश नहीं होता। देखिए, होब्स का जो संप्रभु शासक होता है उस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता? कोई अंकुश नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई रोक नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता जिससे कि वह प्रजा पर अत्याचार करने से रुके। लेकिन यहाँ पर जो रूसो का संप्रभु होता है वह न्याय और नैतिकता का नियंत्रण होता है उस पर, क्योंकि वह संपूर्ण समाज में होता है, क्योंकि वह सामान्य इच्छा होती है। जनरल विल के होने के कारण क्या होता है?
कि न्याय व नैतिकता के बस में आकर के उसका शासक क्या होगा, उसका शासक संप्रभु शासक, सभी में न्याय व नैतिकता का नियंत्रण होगा। इसी प्रकार से हम होब्स के बारे में बात करें तो होब्स का जो शासक होगा उस पर किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। नियंत्रण नहीं होने के कारण किस प्रकार होगा, इसका शासक समान नहीं हो पाएगा, इसका शासक संप्रभु रहेगा, इसका शासक जनता की सेवा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सारी शक्तियाँ प्राप्त हो गई तो वो क्या करेगा, जनता पर अत्याचार करेगा, शोषण करेगा, संप्रभु रहेगा, सर्वोच्च रहेगा, अधेय रहेगा, अखंड रहेगा और स्थायी रहेगा। इसी प्रकार से उसकी सारी क्या है, विशेषताएं हैं। हमने आज पढ़ा होब्स व रूसो में जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं उन सभी के बारे में हमने अध्ययन किया। और इसी प्रकार से हमारी जो रूसो था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि रूसो के बारे में हमने इसके सामाजिक समझौता व प्राकृतिक अवस्था, मानवीय स्वभाव, सामान्य इच्छा और सामान्य इच्छा की विशेषता, महत्व और आलोचना, इन सभी के बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर होब्स व रूसो के संदर्भ में जो पंक्ति थी उसका भी विस्तृत अध्ययन कर लिया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर रूसो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेंथम के बारे में और बेंथम का जो उपयोगितावाद सिद्धांत है उसके बारे में। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो प्राप्त हो सके, और इसे अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।